Hey students, welcome to Table Study. Today I teach you Political Science Chapter 3, Part 3 of your US hegemony in the world politics. If you have seen my last videos, you might be knowing that I have taught you about New World Order till the Clinton years, and afterwards we can say 9/11 Iraq invasions. Now today I will be starting with the hegemony. Okay. So, the meaning of hegemony, as I told you earlier in my first video, that the hegemony means dominance or leadership. Like dominance हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू पावर. तो हमारी जो पूरी की पूरी ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो है पावर पे डिपेंड. मतलब पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द पावर. Everyone wants to retain or gain power to show somebody. Like as we can see in the example, like after Cold War, during the years of the Cold War between 1945 to 1991, the power was divided between two parts, right? है ना? The power जो थी वो mainly two में divide हो गई थी after the USA and the Soviet Union. So divided between two powers, like Soviet Union represented two camps or centers of the power in the international politics during that periods. Afterwards, Soviet Union was collapsed. Okay. अब सोवियत यूनियन का जो था वो कोलैप्सेशन हो गया. उसके बाद से जो सिंगल पावर बचती है वो थी यूएसए. अब यूएसए का जो सिंगल पावर होने के बाद जैसे सोल पावर बची, जब ये पूरे वर्ल्ड में दो पावर होती थी तो वो क्या थी? बायपोलैरिटी. अब जब सिंगल पावर थी वो थी यूनिपोलर सिस्टम. तो यहाँ पे जो सिंगल था यूएसए, उसका सोल पावर जो था उसका पूरा डोमिनेंस हमें नेक्स्टली देखना है कि कहाँ कहाँ यूएसए ने अपनी डोमिनेंस को शो करा. अब बात करते हैं जो भी लीडरशिप और प्री डोमिनेंस वन स्टेट ओवर अदर्स, लाइक यूएसए अपनी साथ दूसरी कंट्रीज़ पे जो डोमिनेंस दिखाता था एक के बाद एक. सो बेसिकली वो किन किन फेजेस में था? मिलिट्री डोमिनेंस जो कि सबसे अच्छा माना जाता था उस टाइम में. लाइक मिलिट्री डोमिनेंस बहुत ज़्यादा सीवियर था. इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल सुपीरियरिटी. अब ये वन बाय वन हम पूरे पॉइंट्स को कवर करेंगे. सो नेक्स्टली आता है आपका हेजेमनी. जो थे वो तीन टाइप्स में डिवाइड किए गए थे. इस पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या तो तीनों पूछ लिए जाते हैं या फिर किसी एक को ही पूछा जाता है. व्हाट वाज द हेजेमनी एज अ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर एंड स्ट्रक्चरल पावर? तो यू हैव टू एक्सप्लेन. सो हार्ड पावर क्या थी? हार्ड पावर जो थी वो रिलेटेड थी आपकी मिलिट्री से. ओके. हार्ड का मतलब आप लोगों को पूरा क्लियरली पता चल रहा होगा. हार्ड दैट मीन्स वेपन्स, आर्मर्ड फोर्स एंड मिलिट्री. तो मिलिट्री से रिलेटेड, दैट मीन्स मिलिट्री वेपन्स वगैरह, मिलिट्री में अच्छी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आना. सो बेसिकली बैलेंस करके रखती थी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को. दूसरा क्या था कि जो मेन बेस था यूएसए का, यूएस पावर्स जो थे वो किस में थे? सुपीरियरिटी, मतलब मिलिट्री में उसका एडवांसमेंट था. लाइक दो टर्म्स में इसको डिवाइड किया गया है, एब्सोल्यूट टर्म्स एंड रिलेटिव टर्म्स. एब्सोल्यूट टर्म्स में अब आपने देखा होगा हार्ड पावर जो था एक बहुत ही ज़्यादा रूट था. दैट मीन्स कि मिलिट्री के बिना आपने अभी तक सारी चीज़ों में देखा होगा, इस पूरे चैप्टर में जितने भी अटैक्स हुए थे, वॉर हुए थे, इराकी इन्वेजन हुआ या फिर 9/11 हुआ, ठीक है, इन सब में आपने किसका रोल देखा था? सबसे ज़्यादा रोल था मिलिट्री का. मिलिट्री पावर्स, वेपन्स, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी. तो इसी को अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें मिलिट्री पावर को, तो क्या थी उसमें? एडवांस टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अब एडवांस टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या था? सो इसके अंदर जो भी यूएस की मिलिट्री थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. दे कैन रीच एनीवेयर ऑफ द planet, एनी पॉइंट ऑफ द planet एक्यूरेटली.
मतलब इतनी ज़्यादा केपेबल थी मिलिट्री वहाँ की कि किसी भी पॉइंट की प्लानट पे वो पहुँच जाती थी, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लानट पे एक्यूरेटली पहुँच जाती थी। और सामने जो कंट्री होती थी, एनिमी कंट्री, उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डैमेज पहुँचा देती थी, या फिर क्रिपलिंग कर देती थी, डिसेबल कर देती थी उसको, अब बिना अपने आप को हार्म किए। दैट मीन्स कि वॉर होगी, ऑब्वियस है, वॉर हो रही है तो आपका आपका भी जो आपका भी डैमेज होगा, लेकिन डैमेज अपने आप से ज़्यादा सामने वाले एनिमी कंट्री का जो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा वो बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से करते थे वो लोग। जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, उतनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते थे। सेकेंडली, अगर हम देखें रिलेटिव टर्म्स में क्या होगा, अनमैचेबल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। अब अनमैचेबल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ क्या थी, दैट मीन्स कि यूएस जो है आज की डेट में जो स्पेंड करता है मोर देन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी देन द नेक्स्ट 12 पावर्स। लाइक as you can see in this picture, you can see the blue rocket missile belongs to USA, and the next one is the 12th country. अब यहाँ पे सिर्फ इकलौता यूएसए जो है वो सिर्फ 455.9 बिलियन जो है अपना पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर डिफेंस के लिए खर्च करता है। अगर हम बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो यहाँ पे 12 कंट्रीज़ मिलकर भी उतना नहीं कर पाती हैं, लाइक चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, जापान, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन। अब यहाँ पे कितनी है आप देख सकते हो, ये 55, मतलब 455 और 449.4, मतलब उतना भी नहीं कर पा रही है 12 कंट्री मिलकर, अकॉर्डिंग टू द एनुअल डिफेंस एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, जो 2004 की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो एज यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा वो एडवांस लेवल पे और अब कितना ज़्यादा एक्सपेंस वो करते थे सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करने में। अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो हर चीज़ एडवांस होती थी और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रिकमेंडेड होती थी, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते थे, तो मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ यूएस इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द हायर मिलिट्री स्पेंडिंग बट ऑन द क्वालिटेटिव गैप। अब ऐसा था कि सबसे ज़्यादा मतलब वो स्पेंड तो करती ही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी जो क्वालिटी होती थी ना वेपन्स की, आर्मड फोर्स की, वो ज़्यादा होती थी, मतलब एक्सीलेंट लेवल पे होती थी। जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस हम कहते हैं जिसे, मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटी में तो होता ही था, लेकिन क्वालिटेटिव भी होता था। लार्ज अमाउंट ऑफ पेंटागन बजट जो था वो मिलिट्री रिसर्च पे जाता था और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजीज पे वो एक्सपेंड करते थे। नेक्स्ट आते हैं हम हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर। अब हेजेमनी जो है वो स्ट्रक्चरल पावर में क्या, अब स्ट्रक्चर से आपको क्या वर्ड पता लग रहा है, स्ट्रक्चर मतलब दैट मीन्स पूरा का पूरा कंट्री किस चीज़ पे बेस्ड है, तो बेस्ड कहाँ से आएगा, हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी दैट मीन्स स्ट्रक्चर जो है वो रेफर टू द यूएस इकोनॉमी। इकोनॉमी वहाँ की कैसी है, किस टाइप की है, और उससे उसने अपना डोमिनेंस और अपना दबदबा कैसे बनाया। सो ओपन इकोनॉमी में अपने डोमिनेंस को, अपने हेजमन पावर को कैसे इन्होंने शो किया है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। लाइक हार्ड पावर से थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकेंडली जो था, अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था प्रोवाइडिंग द ग्लोबल पब्लिक गुड्स। यहाँ पे क्या था, ग्लोबल पब्लिक गुड्स। अब यहाँ पे ये क्या है, अगर हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं तो फ्रेश एयर्स, रोड्स, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ लाइक पार्क, है ना, म्यूजियम्स, जो भी है वो सारी चीज़ें नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि पब्लिक गुड है, वहाँ पे हर किसी का हक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बेस्ट एग्जांपल्स हैं ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए। वो क्या थे, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मीन्स स्लॉग। अब ये क्या था, स्लॉग यहाँ पे क्या था कि जैसे ही हमें ट्रेड करने के लिए नेविगेशन रूट्स को फाइंड आउट करना होता था, तो वो इम्पॉर्टेंटली जो सी लेन्स का यूज़ करते थे, ये बेसिकली फॉर द फ्री ट्रेड, जो सी रूट यूज़ करते थे बाय द मर्चेंट शिप्स। ठीक है, जब लोडेड होती थी सारा मटेरियल और जितने सारे प्रोडक्शन होते थे वो वन प्लेस टू अनदर लेके जाना,
तो सी रूट के थ्रू ही लेके जाते थे, क्योंकि वो चीपेस्ट रूट होता था या चीपेस्ट बेस्ट होता था ट्रांसपोर्टेशन या फिर हमारी ट्रेड के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट माना जाता था। दूसरा इसमें ये था नेवल पावर। अब नेवल पावर का क्या रोल था इसमें? ऑब्वियसली अगर हम सी रूट की बात कर रहे हैं तो उसमें नेवल पावर का भी रोल होगा। सो जितने भी सी रिलेटेड लॉज थे, क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, कितना एरिया कितने टेरिटरी में कवर करना है और कितने लॉज को बनाना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई थी? नेवी को दी गई थी। जितने भी नए रूट को वो फाइंड आउट करेंगे वो बाकी कंट्रीज़ को भी बताएंगे, ताकि इससे इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो भी सही रहे। तो जितना भी ये नेविगेशन करते थे, रूट्स को फाइंड आउट करते थे, वो बाकी कंट्री को भी बताते थे। सेकेंडली इंटरनेट। इंटरनेट जो था वो फाइंड आउट भी यूएसए, ओरिजिन जो हुआ था वो इंटरनेट का यूएस में ही हुआ था। सो बेसिकली यूएस मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट जब हो रहा था 1950 में, तब इन्होंने ये फाइंड आउट किया था। इनफैक्ट डब्ल्यू डब्ल्यू जो हम कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी वहीं से इन्वेंटेड हुआ था। द सेकेंड वन इज़ द मोस्ट ऑफ द सेटेलाइट जो हमारे इंटरनेट के हैं वो यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ पे लगाया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि जो इंटरनेट डिपेंड है इन सारी सैटेलाइट्स पे, ये सारी चीज़ें यूएस ने ही प्रोवाइड की। तो बेसिकली हम कह सकते हैं यूएस प्रोवाइड इंटरनेट टू अस। ठीक है। सेकेंडली जो है 28% ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो यूएस शेयर करता है। तो इससे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक कितना ज़्यादा वर्ल्ड इकॉनमी में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, अब वर्ल्ड ट्रेड में भी वो 50% का अपना शेयर दे रहा है, लाइक एवरी सेक्टर में, लाइक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। और एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे, बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, मतलब आपके वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड अमेरिकन हेजमनी का बेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं। अकेडमिक डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एमबीए की डिग्री थी ना वो भी यूएस से ही आई थी। लाइक यूएस प्रोवाइड अस द एमबीए डिग्री। जो भी एकेडमिक डिग्री थी एमबीए वाली, वो भी यूएस ने दी थी। जो फर्स्ट स्कूल एमबीए का खुला था, वार्टन स्कूल खुला था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इन 1881 में हुआ था। और उसके बाद जो फर्दर ऑन बाकी कंट्रीज़ में आउटसाइड द यूएस जो जितने भी फिक्स किए गए थे कॉलेजेस और स्कूल्स, वो थे 1950 में। अब इस पूरे पाई चार्ट को आप देख सकते हो, एज यू कैन सी इन दिस पाई चार्ट, जो भी यूएसए का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, करंट प्राइस अकॉर्डिंग 2018, ये भी लेटेस्ट वाला डेटा है। इसमें आप देख सकते हो जो पूरी की पूरी जो अमेरिकन इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और पूरे मिलिट्री स्फेयर्स में भी यूएस फेसेस क्रेडिबल कॉम्पिटिटर्स इन द वर्ल्ड इकॉनमी। लाइक ऑब्वियसली अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको कॉम्पिटिटर्स को फेस करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपने क्लियरली देख लो कि कितना ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट कर रही है यूएसए, या फिर यहाँ पे यूएसए 15% या यहाँ पे 21% जो भी कंट्रीब्यूशन है इनका। बाकी रेस्ट ऑफ दी थोड़ी थोड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। So now coming to the next third one, hegemony as a soft power. अब hegemony as a soft power क्या है? जो as I told you about the hard power is related to the military and armed force, and latest technologies. The second one is the structural power that relates to the economy, and the third one is the hegemony as a soft power related with the ideological. As you remember about the Cold War, it's basically totally dependent on the ideological conflict. तो ऑब्वियसली यहाँ की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, दैट्स वाई जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था तो समाओ कोई रीज़न वो भी था। तो कल्चरल डायमेंशंस एंड आइडियोलॉजिकल चीज़ें जो वहाँ की थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़र कैसे थी और अपने आप को डोमिनेंट वे में कैसे शो कर रही थी। तो द कैपेसिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, अब जो भी चीज़ें वो बोलते थे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो कहते थे जो भी है ये हमने करा है, दैट ऑलरेडी सेइंग दैट इट्स ओन, मतलब हमने जो किया है वो सारा किया है। जैसे सोशली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकल स्पेयर्स में भी हम देखें
तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हमें देखने को मिल रहा है कि यूएसए इन सारी चीज़ों में सुपीरियर है। कभी यूएसए ने इन चीज़ों के ऊपर कभी फोर्सफुलनेस नहीं दिखाई, दैट मीन्स कि यू हैव टू फॉलो आवर कल्चर, क्योंकि इस चीज़ में डोमिनेंस दिखाने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि लोग वहाँ पे ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रहे थे उनका कल्चर देख के। जैसे सोवियत यूनियन के पीपल्स वाज अट्रैक्टेड विद द कैपिटलिज्म, है ना। कैपिटलिज्म को देखकर, वहाँ की डेमोक्रेसी को देखकर लोग खुद ही अट्रैक्ट हो रहे थे। तो वहाँ की जो सारी चीज़ें थी ना, वो ऑलरेडी वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर रही थी। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, प्रीडोमिनेंस ऑफ द यूएस इन द वर्ल्ड टुडे बेस्ड ऑन द कल्चरल प्रेजेंस। अब कल्चरल प्रेजेंस कैसे शो कर रहे हैं, लाइक नॉट ओनली इट्स मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमी, मतलब ऑब्वियसली मिलिट्री पावर इकोनॉमी में तो उन्होंने दिखाए, बट बिकॉज वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस्ड एवरी वन, क्योंकि सब वेस्टर्नाइजेशन से अट्रैक्टेड हैं, या उन लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें लगती है। वेस्टर्न क्लोथ्स की बात करें हम, या वेस्टर्न कल्चर की बात करें, या आइडियोलॉजी की बात करें, हर चीज़ में सब के ऊपर उसने बहुत ही बड़ा छाप छोड़ा हुआ है, दैट मीन इन्फ्लुएंस किया हुआ है सबको। लाइक वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्लू जीन्स कॉन्सेप्ट। ओके, ब्लू जीन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्टीमेटली लिबरलिज्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो ब्लू जीन्स का कॉन्सेप्ट है वो भी यूएस ही लेके आया है। ठीक है, हॉलीवुड मूवीज़ हो गई, गुड लाइफ, डे टू डे लाइफ, जो वेस्टर्न कल्चर लाइफ है वो सबसे बेस्ट लाइफ मानी जाती है। यहाँ तक कि पेप्सी का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जो पेप्सी है वो भी यूएस से ही ओरिजिन होके आई है। तो ये बेसिकली पेप्सी का जो इन्वेंशन किया था वो ब्राड ने किया था 1893 में। तो पेप्सी का नाम जो सबसे पहले हुआ करता था वो ब्राड्स ड्रिंक होता था। उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पेप्सी हो गया आपका, ठीक है, एक ब्लू जीन्स कॉन्सेप्ट हो गया, जितने भी वेस्टर्न क्लोथ्स की बात है। पेप्सी का जो पहला नाम था वो ब्राड स्ट्रिंग था। सेकेंडली 1898 में फिर पेप्सी का नाम हटा के ब्राड ड्रिंक से हटा के पेप्सी कोला किया गया, और फाइनली 1961 में हम आज की डेट में जो पेप्सी बोलते हैं वो रखा गया। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, लाइक मोस्ट पावरफुल माना जाता है अमेरिकन कल्चर को हमारे पूरे अर्थ पे। मतलब यूएस जो सुपीरियर है इन सारे स्पेयर्स में है और सबसे पावरफुल है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल और सोशली, ये सारी चीज़ों में यूएस सुपीरियर माना जाता है। तो ये जो आइडिया है ना गुड लाइफ का और पर्सनल सक्सेस का, ये सारी चीज़ें किससे आती हैं, हमारी अमेरिका से आती हैं। तो इसकी वजह से मतलब एवरी वन वॉन्ट्स टू फॉलो द वेस्टर्न कल्चर एंड देयर अफेयर्स। तो हर चीज़ में सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती थी इनकी आइडियोलॉजी और कल्चर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन and just subscribe our channel Table Study.